खनक का कॉलेज। खनक कॉलेज के अंदर आई। एक लड़की से पूछने पर उसे अपने क्लास के बारे में पता चल गया। खनक जल्दी से अपनी क्लास में आई और सीट को देखने लगी। तभी आगे सीट पर बैठी लड़की मुस्कुराते हुए खनक से बोली, तुम यहाँ मेरे पास बैठो। खनक उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। इतना बोलकर खनक बेंच पर अपना बैग रखकर सीट पर बैठ गई। लड़की ने मुस्कुराते हुए खनक से पूछा, व्हाट इज़ योर नेम? खनक मुस्कुराते हुए बोली, खनक। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हाय खनक, मेरा नाम अनवी, अनवी पांडे। फिर वो दोनों ऐसे ही आपस में बात करने लगी और धीरे धीरे सारे बच्चे क्लास में आ गए और कुछ देर बाद प्रोफेसर आ गए और क्लास लेने लगे। कुछ देर बाद लंच हो गया और सभी बच्चे कैंटीन की तरफ जाने लगे। खनक और अनवी भी कैंटीन की तरफ चले गए। कैंटीन से ही बच्चे अपनी जगह पर बैठे हुए अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी बच्चों का ऑर्डर आ गया और सभी बच्चे अपना ऑर्डर खाने लगे। खनक को बहुत महीनों बाद अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का मौका मिला था और इसे वो किसी भी कीमत से गंवाना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी से अपना फेवरेट पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया और बड़ी बेसब्री से उसका वेट करने लगी। कुछ देर बाद उसका और अनवी का ऑर्डर आ गया और दोनों मज़े से अपना ऑर्डर खाने लगी। कैंटीन में सभी बच्चे अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक से ही सन्नाटा छा गया और सभी लोग चुपचाप अपना ऑर्डर खाने लगे। खनक ये देखकर बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से अपने ऑर्डर को एंजॉय करने लगी। समर, सार्थक, साहिल एक टेबल के पास आए जहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी हुई थीं। समर ने गुस्से में एक चेयर को लात मार दी, जिससे चेयर और उस पर बैठी लड़की ज़मीन पर गिर गई और उसे लड़की को चोट लग गई। ये देखकर दूसरी वाली लड़की जल्दी से खड़ी हो गई। ये देखकर वो तीन राक्षस जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसने की आवाज़ खनक के कानों में पड़ी तो वो गुस्से में अपने कानों को बंद करके अनवी से बोली, ये कौन राक्षसों की तरह हंस रहा है? डरते हुए, हमारे कॉलेज में राक्षस हैं और तूने बताया क्यों नहीं? अपने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को याद करते हैं, हे शिव जी, अब आप ही मुझे राक्षस से बचाइए। इतना बोलकर खनक ने अपने सामने देखा तो उसके ठीक सामने साहिल, समर और सार्थक खड़े थे। ये देखकर सब स्टूडेंट की जान अटक गई, क्योंकि सभी लोग अच्छे से जानते थे ये तीनों जिसके पीछे पड़ते हैं उसके पीछे पड़ ही जाते हैं। अनवी तो उन तीनों को देखकर इतना ज़्यादा डर गई कि उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। खनक उन तीनों को देखकर हंसते बोली, आप तीनों कौन? सोचते हुए, आप तीनों भी राक्षस से बच कर आए हैं? जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाइए। अनवी खनक को देखकर डरते हुए अपने मन में बोली, चुप हो जा, तू नहीं जानती कि किससे उलझ रही है। समर खनक को देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, राक्षस? तो तूने मुझे राक्षस कहा? इतना बोलकर समर ने गुस्से में खनक का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। समर की इस हरकत पर खनक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर एक ज़ोरदार थप्पड़ समर के गाल पर जड़ दिया। उसकी इस हरकत पर सभी लोग सन्न रह गए। समर अपने गाल पर हाथ रख के लाल आंखों से खनक को देख रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस पर हाथ उठाने की, लेकिन इस लड़की ने उस पर सबके सामने हाथ उठाया था। इसे तो वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। वहीं खनक ने समर, सार्थक, साहिल को इग्नोर किया और पिज़्ज़ा के स्लाइस उठाकर मुस्कुराते हुए खाने लगी। ये देखकर समर, सार्थक, साहिल का खून खोल गया। समर ने गुस्से में खनक के हाथ से पिज़्ज़ा की स्लाइस छीनकर ज़मीन पर फेंक दी और गुस्से में अपने दांत पीसते बोला, तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी तो। इतना बोलकर समर ने खनक को मारना चाहा, तभी खनक ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोली, पहले हाथ लगाकर तो दिखा, तेरे हाथ को तोड़कर तेरे ही हाथ में ना दे दिया तो मेरा नाम भी खनक नहीं। इतना बोलकर खनक ने गुस्से में समर का हाथ झटक दिया और मुस्कुराते ही बोली, आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था, बदले में आप मुझे गुस्सा दिखा रहे हैं। मैंने तो आपकी गाल पर थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि आपकी गाल पर मच्छर बैठा था। अगर वो आपको काट लेता तो आपको डेंगू या मलेरिया हो सकता था। मैंने तो बस आपकी जान बचाई है। चिढ़ते हुए, मैंने आपको थप्पड़ मारा, ये ना सोचकर आप ये सोचिए कि मैं आपकी जान बचाई। मुंह बनाते हुए, शिव जी, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। अपना मुंह खोलने के बजाय अपनी काली काली बड़ी बड़ी आंखों से डरावने तरीके से मुझे घूरे जा रहे हैं। अनवी की तरफ देखकर, जिनके मुंह से एक शुक्रिया तक ना निकले, उनके मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं। चल अनवी, गुस्से में समर को घूरते हुए, और हाँ, जो बाकी बचा है ना,
तुम ही अपने मुंह में ठूंस लेना और अपने दोस्तों के मुंह में ठूंस देना। इतना बोलकर खनक अनवी के साथ वहां से जाने लगी, तभी समर ने पीछे से खनक का हाथ पकड़ लिया। खनक ने गुस्से में पलटकर समर को देखा और उसने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, अगर आइंदा अपने गंदे हाथ से मुझे छूने की कोशिश की तो शिवजी जी की कसम, तुम्हारे इसी हाथ को तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे देंगे। इतना बोलकर खनक वापस से अनवी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में समर की गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, समर खुराना पर तुमने हाथ उठाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसका बदला मैं अगले 2 दिन के अंदर तुमसे लेकर रहूँगा। अगर सबके सामने तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी ना मंगवा ली तो मेरा नाम भी समर खुराना नहीं। खनक मुस्कुराकर समर की तरफ पलटी और मुस्कुराते बोली, अब तो अपने नाम बदलने की तैयारी करो। वैसे छिछोरा नाम कैसा रहेगा, बेस्ट है ना? इतना बोलकर खनक अनवी के साथ वहाँ से चली गई। समर ने गुस्से में टेबल पर जोर से लात मारी और चिल्लाते हुए बोला, पता करो इस लड़की के बारे में जिसने समर खुराना पर हाथ उठाया है। इसका बदला तो इसे सूद समेत चुकाना ही पड़ेगा। बोलते हुए समर की आंखें गुस्से से जल रही थीं। खनक अनवी क्लास में बेंच पर बैठी हुई थी। खनक तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनवी खनक को समझाते बोली, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू नहीं जानती कि ये लोग कैसे हैं, कितने बदतमीज़ हैं। अनवी की बात सुनकर खनक हंसते हुए बोली, तू उस गधे के बारे में सोच सोच कर अपना खून क्यों सुखा रही है? और वैसे भी मेरी अम्मा कहती है, जब हम गलत नहीं करते तो हमें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो डरते हैं वो कमज़ोर होते हैं और ये दुनिया कमज़ोरों का फ़ायदा उठाती है। इसलिए जीना है तो बिल्कुल बिंदास होकर जियो, ताकि सामने वाला तुम्हें नज़र उठाकर देख भी ना सके और ना ही ये सोचकर तुम्हारा फ़ायदा उठा सके कि तुम कमज़ोर हो। कनक की बहादुरी और उसकी बातें सुनकर अनवी हैरानी से उसका मुंह ताकने लगी। अनवी को इस तरह खुद को देखता देखकर खनक हंसकर अपनी तारीफ करते बोली, अब क्या देख देख कर मुझे नज़र लगाने का इरादा है? उसकी इस बात पर दोनों ही ठाका मारकर हंसने लगे। कुछ घंटे बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई। खनक अपना बैग लेकर अनवी के साथ बाहर आई, तभी उसकी नज़र कॉलेज के गेट के सामने खड़ी फरारी पर पड़ गई। उस गाड़ी को देखकर खनक का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। अनवी भी उस गाड़ी को देखते हुए हैरानी से बोली, इतनी महंगी गाड़ी किसकी है, कौन आया है? खनक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनवी भी अपने घर के लिए निकल गई। खनक अभी आंखें फाड़कर गाड़ी को देखे ही जा रही थी, तभी गाड़ी के अंदर से एक भयानक आवाज़ आई, डोल। उस आवाज़ को सुनकर तो खनक के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि गाड़ी उसके एजी एजी की हो सकती है। खनक जल्दी से भागकर गाड़ी के पास आई और एक्साइटमेंट में पूरी गाड़ी को देखते हुए बोली, ये सुंदर गाड़ी मेरे एजी ओजी की है। खनक की बातें सुनकर अस्वथ ने उसे गुस्से में घूरा और एक शब्द बोला, डोल। उसका एक ही शब्द काफ़ी था। खनक जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। अस्वथ ने खनक की तरफ देखा, जो अभी भी एक्साइटमेंट में उसी का चेहरा देखे जा रही थी, जैसे उसे कंफर्म करना चाहती थी कि वो उसकी ही गाड़ी है। अस्वथ बिना एक्सप्रेशन के खनक का चेहरा देखते हुए बोला, डोल, ऐसे बिहेव करना बंद करो। और आज कॉलेज में क्या हुआ? ये सुनते ही खनक के चेहरे का रंग उड़ गया और वो अपने मन में बोली, अगर एजी ओजी को आज मेरे कारनामे के बारे में पता चल गया तो वो तो मेरा कॉलेज ही बंद करवा देंगे। नहीं नहीं, खनक कुछ सोच। खनक को सोचता देखकर अश्वथ तिरछा मुस्कुराते ही बोला, डोल, आज तुमने किसी को वॉशरूम में बंद करके उसके ऊपर पटाखे तो नहीं छोड़ दिए? अश्वथ का इतना बोलना था कि खनक के चेहरे का रंग और भी पीला पड़ गया। तभी अश्वथ आगे अपनी बात कंटिन्यू करते बोला, या किसी के चेहरे पर अपने स्टाइल में मेकअप तो नहीं कर दिया, या किसी को अंधेरे कमरे में बंद करके भूतों की आवाज़ निकालकर परेशान किया? अश्वथ के मुंह से अपनी एक एक पोल खोलता देखकर खनक ने मासूम सा चेहरा बना लिया और धीरे से बोली, आप मुझ मासूम पर इतने झूठे आरोप कैसे लगा सकते हैं? मेरी शक्ल तो इतनी मासूम है, आपको देखकर लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा? मैं तो बहुत अच्छी बच्ची हूँ, बिल्कुल शांत रहती हूँ। सच्ची ए जी ओ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो मेरी फ्रेंड ने किया था और मैंने बस अपने हाथ की उंगली से थोड़ा सा इशारा करते हुए, मैंने बस थोड़ा सा उसका साथ दिया था। सच्ची सब कुछ उसने किया था। खनक ने खुद को बचाने के लिए अपना सारा इल्ज़ाम अपने फ्रेंड के माथे पर डाल दिया था। खनक की मासूमियत देखकर
असवद के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अचानक से गाड़ी रोकी और खनक को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके सर को अपने सीने से सटा लिया। वो बात नहीं सकता था कि उसकी डोल की करीबी उसे कितना सुकून देती थी। असवद की इस हरकत पर खनक ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उल्टा उसने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दोनों बाहें असवद की पीठ से लपेट ली। कुछ घंटों बाद गाड़ी सिखावत मैंसन के सामने आकर रुकी। असवद ने अपनी गोद में सो रही खनक को देखा। उसने धीरे से उसका माथा चूमा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खनक को गोद में लिए ही बाहर निकल गया। असवद खनक को अपनी गोद में उठाकर कमरे के अंदर लेकर आया और उसे बेड के पास आकर धीरे से बेड पर लेटा दिया। असवद खनक के पैरों के पास आया, पैरों में पहनी उसके सैंडल को निकालने लगा। सैंडल निकालने के बाद असवद ने खनक को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और प्यार से उसका माथा चूमकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद असवद रूम में आया और एक नज़र बेड पर सोती खनक को देखकर स्टडी रूम में चला गया। खनक जहाँ सुकून की नींद सो रही थी, वहीं कोई बदले की आग में जल रहा था। खुराना मैंसन। समर गुस्से में मैंसन की सारी चीज़ों को तोड़ रहा था। उसका गुस्सा देखकर उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरे राजा बेटे को क्या हुआ? वो इतना गुस्सा क्यों है? समर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्लाकर बोला, वो दो कौड़ी की लड़की जिसकी औकात मेरी नौकरानी बनने तक की नहीं है, उसने पूरे कॉलेज के सामने समर खुराना पर हाथ उठाया। उसे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए, अगर पूरे कॉलेज के सामने उसे नाक रगड़कर खुद से माफ़ी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी समर खुराना नहीं। और उसके बाद उसकी इज्जत की ऐसी तार तार करूँगा कि उसे मुँह छुपाने की भी कोई जगह नहीं मिलेगी। बोलते हुए समर की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल थीं और उसकी माँ महिमा खुराना उसे समझाने की बजाय उसे और भी बिगाड़ रही थी। सिखावत मैंसन। खनक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमरे में हल्का सा अंधेरा था। खनक धीरे से उठकर बैठी और अंगड़ाई लेते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने लगी दीवार पर घड़ी पर पड़ी, जो 7 बजने का इशारा कर रही थी। टाइम देखकर खनक की आंखों में भरी नींद बिल्कुल ही उड़ गई और वह हैरानी से खुद से बोली, मतलब मैं पूरा टाइम सोती ही रही? मुंह बनाते हुए, कम से कम एजी ओजी को तो मुझे उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी नहीं उठाया। दांत निकालकर हंसते हुए, और अच्छा ही है, वैसे भी मुझे अपनी नींद से बहुत प्यार है। इतना बोलकर खनक बेड से उतरी। उसने सबसे पहले कमरे की लाइट ऑन की, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े असवद पर गई। असवद को अचानक से कमरे में देखकर ज़बरदस्ती हंसने लगी और उसे देखते अपने मन में बोली, कहीं एजी ओजी ने अपने लंबे कानों से मेरी बातें तो नहीं सुन ली? लेकिन दूसरों की बातें सुनना तो बुरी बातें हैं। खनक मन ही मन खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसके कानों में असवद की आवाज़ पड़ी, डोल, नींद पूरी हो गई? असवद की आवाज़ देने पर खनक होश में आई और जल्दी से जबरदस्ती हंसते बोली, हाँ एजी ओजी, नींद तो ऐसे पूरी होगी जैसे अब मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी। अब जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। इतना बोलकर खनक अपनी अलमारी के पास आई और उसने जैसे ही अलमारी खोली, उसका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला ही रह गया। उसकी पूरी अलमारी स्ट्रॉबेरी लिपस्टिक और बाकी फ्लेवर की लिपस्टिक से भरी हुई थी। खनक इतनी सारी लिपस्टिक को देखकर हैरानी से बोली, इतनी सारी लिपस्टिक, इनका मैं क्या चार डालूंगी या दुकान सजाऊंगी? असवद खनक के पास आया और मुस्कुराते बोला, तुम्हें पसंद थी ना, इसलिए मैंने सारे लिपस्टिक को खरीद लिया। खनक हैरानी से अपने पति को देखते हुए बोली, पसंद तो है, लेकिन एजी ओजी, इस लिपस्टिक की दुकान का मैं क्या करूं? सारी लिपस्टिक से मेरी अलमारी का भर गई है। खनक की बात सुनकर असवद उसके करीब आया। उसने एक लिपस्टिक निकाली और उसके कैप निकाल कर खनक के होठों को अविश्वास नज़रों से देखते हुए बोला, डोल, कुछ नहीं, बस इन सारी लिपस्टिक को तुम्हें एक एक करके अपने होठों पर लगानी है और मैं एक एक करके सारी लिपस्टिक को टेस्ट करूँगा। आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरी खरीदी हुई चीज़ का आखिर टेस्ट कैसा है। असवद की बात सुन खनक चिढ़ते हुए बोली, अगर इतना ही शौक है आपको ये जानने का, तो एक काम कीजिए, आप अपने होठों पर लगाकर टेस्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इतना बोलकर खनक गुस्से में वहाँ से जाने लगी। तभी असवद ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोला, डोल, तुम्हारे होठों का नशा ही कुछ और है, दिल बार बार इनका नशा करना चाहता है। असवद के करीब होने से खनक के दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। असवद
अपने हाथ में पकड़े लिपस्टिक को खनक के होठों के करीब लाया और उसके होठों पर लगाने लगा। खनक मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखे जा रही थी। अश्वथ ने खनक के होठों पर लिपस्टिक लगाई और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा और अपने लिप्स को उसके लिप्स के करीब लाया। उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे फुल पैशन के साथ किस करने लगा। करीब 10 मिनट बाद अश्वथ ने खनक के लिप्स को छोड़ा और मुंह बनाते बोला, ये टेस्ट अच्छा नहीं है। अश्वथ की ये बात सुनकर खनक, जो गहरी सांस ले रही थी, उसे गुस्से से घूरने लगी। खनक का गुस्सा देखकर अश्वथ उसे अपनी बाहों में भरकर मनाते बोला, लेकिन डॉल, मैं तो बस लिपस्टिक टेस्ट कर रहा था, मुस्कुराकर उसके होठों को देखते हुए। लेकिन तुम्हारे लिप्स इतने सॉफ्ट हैं कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। खनक अपनी पूरी ताकत लाकर अपने पति को खुद से दूर करने लगी, लेकिन कहाँ उसका पति और कहाँ वो। जब वो पूरी ताकत लाकर अश्वथ को खुद से दूर नहीं कर पाई तो मासूम सी शक्ल बनाकर अपने पति को देखने लगी। लेकिन अश्वथ उसे अभी छोड़ने के इरादे में नहीं था। और फिर क्या, वो बारी बारी से खनक के लिप्स पर लिपस्टिक लगाने लगा और प्यार से उसके होठों को चूमने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी खूबसूरत मैंसन के अंदर हॉल में एक लड़का गुस्से से टहल रहा था। तभी उसके कानों में एक मासूम सी लड़की की आवाज़ पड़ी। सार्थक। उस मासूम सी लड़की की आवाज़ सुनकर सार्थक ने उस लड़की को देखा। ये लड़की कोई और नहीं, अन्वी थी, जो इस वक्त डर से काँप रही थी। सार्थक गुस्से में अपने कदम बढ़ाते हुए अन्वी के पास आया और उसका चेहरा देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें। अन्वी ने धीरे से अपनी नज़रें उठाकर सार्थक को देखा और धीरे से बोली, मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी। अन्वी का इतना कहना था कि सार्थक गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मेरे साथ तुम्हारी हर हरकतें नहीं चलेंगी। बाहर लड़कों के साथ रंगरलियां बनाकर आ रही हो ना। अन्वी हैरानी से अपने सामने खड़े अपने मंगेतर को देखने लगी, जो उसके बारे में इतनी घटिया बातें कर रहा था। अन्वी की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो अपने आंसू संभाल कर गुस्से में सार्थक को देखती हुई बोली, बस सार्थक, एक गलती क्या हो गई मुझसे, तुम तो मुझे सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ते। अगर इतनी मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझसे सगाई क्यों की, क्यों मुझे यहाँ अपने साथ लेकर आए। बोलते हुए अन्वी की आंखों में आंसू लगातार गिर रहे थे। सार्थक गुस्से में चिल्लाते बोला, बस, वो तो मेरे बाप ने तुम्हें जबरदस्ती मेरे गले बांध दिया, वरना तुम जैसी लड़की को तो सार्थक कपूर अपनी आंखें उठाकर भी नहीं देखता। तुम जैसी लड़कियां बस हम लड़कों का बिस्तर गर्म करने के लिए होती हैं, हमसे रिश्ता बनाने के लिए नहीं। अब जाओ, जाकर खाना लगाओ और हाँ, कल से सिर्फ कॉलेज जाना, अपनी दोस्ती बढ़ाने नहीं। अन्वी को गुस्से में बहुत आया, लेकिन वो जानती थी जब तक सार्थक की फैमिली उसकी फैमिली की मदद करेगी, उसे चुपचाप सार्थक की सारी बातें माननी होगी। वो खुद भी सार्थक से एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ और पापा ने फोर्स किया था, क्योंकि सार्थक के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा अमीर थे और वो अन्वी के पापा की मदद इसी शर्त पर करने के लिए तैयार हुए थे कि इसके बदले अन्वी को उनके बेटी सार्थक से शादी करनी होगी। लेकिन दोनों ही एज को देखते हुए फिलहाल उन दोनों की एंगेजमेंट करवा दी गई और अन्वी को आगे स्टडी करवाने के लिए सार्थक के साथ भेज दिया गया। लेकिन यहाँ कर उसे हर रोज़ सार्थक की जिल्लत सहनी पड़ती, उसकी कड़वी कड़वी बातें भी उसे सुननी पड़ती। अन्वी ने अपने आंसू साफ किए और किचन में चली गई। कुछ देर बाद अन्वी डिनर की प्लेट लेकर सार्थक के पास आने लगी। तभी उसके कानों में सार्थक की आवाज़ पड़ी, जो किसी से बोल रहा था, बहुत जल्द वो लड़की अपने घुटनों के बल बैठकर तुझसे माफ़ी मांगेगी। इतना बोलकर सार्थक ने कॉल कट कर दिया। अन्वी डरते हुए उसके पास आई और डिनर की प्लेट उसके सामने रखकर वहाँ से जाने लगी। तभी सार्थक ने गुस्से में उससे पूछा, जिस लड़की ने समर को थप्पड़ मारा था, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रही थी। अन्वी घबराते हुए बोली, वो खनक है, उसका न्यू एडमिशन हुआ है, मेरी फ्रेंड है। अन्वी की बातें सुनकर सार्थक के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने मन में बोला, फ्रेंड मिल गया तरीका उससे सॉरी बुलवाने का। अन्वी सार्थक को देखते अपने मन में बोली, पता नहीं इस राक्षस के दिमाग में क्या चल रहा है कि ये मासूम खनक को। सोचते हुए उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। शेखावत मैंसन। अश्वथ का कमरा। डिनर करके खनक अपने कमरे में आई और खुद से बोली, पूरी दोपहर इतना सो लिया कि अब तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। इतना बोलकर खनक इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस हुए और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ पड़ी, टोल, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो हम
इतना बोलकर असद ने कनक को अपनी तरफ पलटाया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके बालों को उसके कानों के पीछे करने लगा। कनक असद को ऐसा करते देखकर अपने मन में सोचने लगी, अगर एजीओजी एक बार शुरू हो गए तो। नहीं कनक, कुछ सोच। इतना सोचकर कनक ने जल्दी से असद को खुद से दूर किया और अपने दांत दिखाते हुए बोली, एजीओजी आपसे ये किसने कहा? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। इतना बोल कनक जल्दी से बेड पर चढ़कर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। असवद कनक की नौटंकी को बहुत अच्छे से देख रहा था और मुस्कुराते बोला, डोल तुम्हें तो अब मैं बताता हूँ। असवद बेड पर चढ़कर कनक के बगल में आ गया। उसने एक नज़र कनक को देखकर अगले पल उसे अपने ऊपर खींच लिया। कनक जो सोने का ड्रामा कर रही थी, अपने पति की इस हरकत पर उसकी आंखें खुली रह गईं और वो हैरानी से अपने पति को देखने लगी। असवद तिरछा मुस्कुराते हुए कनक से बोला, डोल अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें बहुत नींद आ रही है, अब क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? कनक जो कुछ बोलने ही वाली थी, असवद की बातें सुनकर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और वापस से सोने की एक्टिंग करने लगी। असवद अपनी डोल की हरकतों को देखकर मुस्कुराया और उसे देखते हुए धीरे से बोला, डोल तुम्हें जितना सोने का ड्रामा करना है करो। इतना बोलकर असवद ने अपना एक हाथ उसकी ड्रेस के अंदर किया और उसकी कोरी पीठ को चलाने लगा। ये मासूम ये महसूस करके कनक के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गईं, क्योंकि असद की जुबान से वो सिहर रही थी और उसे खुदकुदी भी हो रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन सोने का ड्रामा तो उसने शुरू किया था और ऐसे वो बीच में भाग भी नहीं सकती थी। इसलिए मन ही मन अपनी शिवजी जी से प्रार्थना करने लगी। वहीं कनक को परेशान करने में हर बार की तरह असवद को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसने भी कनक के कंधे पर अपने ओठ रखे और उसके कंधे पर किस करने लगा। कनक ने असवद के कंधों को पकड़ लिया। ये देखकर असवद के ओठों की स्माइल बड़ी हो गई। अब कनक से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी आंखें खोल दी और अपनी मासूम आंखों से असवद को देखने लगी। कनक की आंखें खोलते ही असवद बिना देर किए पैर पर पलट गया, जिससे कनक उसके नीचे आ गई और असवद उसके ऊपर। असवद बिना देर किए उसके लिप्स पर किस करने लगा। वो कनक को फ्रेंच किस कर रहा था। उसकी जीभ कनक के उसके अंदर थी और उसका वो टेस्ट ले रही थी। करीब 20 मिनट बाद असवद ने कनक के लिप्स को छोड़ा और नीचे आया। कुछ दोनों के क्लोथ फर्श पर थे और दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। अगला दिन कपूर मैंसन। अनवी वॉशरूम में शावर ले रही थी, इस बात से अनजान कि कोई उसे इस हालत में देख भी रहा है और उसका वीडियो भी बना रहा है। कुछ देर बाद अनवी ने शावर बंद किया और अपने बदन पर तौलिया लपेटकर कमरे में आई। अनवी ने अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर पहने और कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे हॉल में आई और सीधे किचन में चली गई। कुछ घंटे बाद अनु ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग एरिया में आई। उसने जल्दी से अपनी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व किया और वहीं कुर्सी पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट खाने लगी। तभी रेडी होकर वहाँ पर सार्थक आया और अनवी को ब्रेकफास्ट करता देखकर तिरछा मुस्कुराया और अपनी चेयर पर बैठ गया। सार्थक के बैठते ही अनवी ने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट छोड़ा और खड़ी होकर सार्थक को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। कुछ देर बाद दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया। सार्थक तो अपनी गाड़ी से अपनी कॉलेज के निकल गया। वहीं अनवी मैंसन के बाहर आई और अपने लिए ऑटो ढूंढने लगी। आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद उसे ऑटो मिल गया और वो जल्दी से ऑटो में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज कुछ घंटे के बाद अनवी और कनक क्लास में सीट पर बैठी हुई थी। तभी प्रोफेसर आए और लेक्चर देने लगे। उसी वक्त अनवी के फ़ोन में मैसेज की बीप सुनाई दी। अनवी ने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा और वापस से प्रोफेसर के लेक्चर पर ध्यान देने लगी। कुछ देर बाद प्रोफेसर अपनी क्लास अटेंड करके क्लासरूम से बाहर चले गए। ये वाली क्लास खाली थी। अनवी ने अपना फ़ोन निकालकर व्हाट्सएप खोला तो उसे सार्थक के नंबर से एक वीडियो सेंड की गई थी और साथ ही एक मैसेज था, सेकंड फ्लोर वाले फर्स्ट रूम में आकर मिलो। अनवी हैरानी से खुद से बोली, इसने मुझे वीडियो सेंड क्यों की? इतना बोलकर अनवी ने वीडियो पर क्लिक किया और जैसे जैसे ही वीडियो प्ले हुई, अनवी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बिना रुके क्लासरूम से बाहर चली गई। कनक उसे ऐसे अचानक से जाते देखकर हैरान हो गई और वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। अनवी सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम के पास आई। उसने अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा तो उसकी आंखें
हैरानी से बड़ी हो गई। सामने सार्थक, साहिल और समर्थ खड़े थे, जो फ़ोन में एक वीडियो देख रहे थे। अन्वी ने डरते हुए अपने टॉप को कसकर अपनी मुट्ठियों में भर लिया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तभी इस कानों में साहिल की आवाज़ पड़ी, भाई तूने बताया क्यों नहीं कि तेरी मंगेतर है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। सार्थक एक नज़र अन्वी को देखकर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए साहिल से बोला, तो अब क्या हुआ, तुझे पसंद है ले जा, और वैसे भी ये मना नहीं करेगी। अन्वी को देखकर घमंड से मुस्कुराते हुए, क्योंकि अगर इसने मना किया तो इसे पूरे कॉलेज में फेमस कर दूंगा और उसके बाद मेरा फ़ायदा होगा। मेरा परिवार इस लड़की से मेरा रिश्ता तोड़ देगा और मैं हमेशा के लिए इससे आज़ाद हो जाऊंगा। सार्थक की बात सुनकर उसके सभी दोस्त मुस्कुराने लगे। तभी साहिल बेशर्मी से मुस्कुराते हुए अन्वी से बोला, मेरी जान, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो, इधर आओ। अन्वी डर से कांपते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। तब इसके कानों में सार्थक की गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, इधर आ, वरना तेरी ये वीडियो सबसे पहले तेरे बाप को ही भेजूंगा। सार्थक की धमकी सुनकर अन्वी बहुत ज़्यादा डर गई और जल्दी से कमरे के अंदर आ गई। तीनों उसे देखकर हैवानियत से मुस्कुराने लगे। तभी साहिल ने जल्दी से जाकर क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। अन्वी और भी ज़्यादा डर से कांपने लगी, क्योंकि साहिल उसे ऊपर से नीचे देखकर हफ्सी भरी नज़रों से देख रहा था। अन्वी रोते हुए सार्थक से बोली, सार्थक प्लीज़ वीडियो को डिलीट कर दो, अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। साहिल बेशर्मी से मुस्कुराते हुए अन्वी से बोला, अगर तुम यही चाहती हो सार्थक तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर दे तो अभी हम लोग के सामने अपने कपड़े उतारो, और अगर ये मंजूर नहीं तो वैसे भी सार्थक के लिए तो तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, लेकिन मेरे लिए वो भी एक रात के लिए। साहिल की बात सुनकर उसके दोनों दोस्त बेशर्मी से हंसने लगे। साहिल अन्वी के पास आया और उसे छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसे टच कर पाता। एक झटके के साथ क्लासरूम का दरवाज़ा खुला और खनक गुस्से में अंदर आई और उसने सामने देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसकी फ्रेंड के साथ साहिल बदतमीज़ी कर रहा था और उसके दोस्त हंस रहे थे। खनक जल्दी से साहिल के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश भी कैसे की। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही समझ आया तीनों दोस्त गुस्से में खनक को देखने लगे। वहीं अन्वी घबरा कर खनक के पीछे छुप गई। साहिल ने गुस्से में खनक का हाथ पकड़ा, लेकिन खनक ने स्टाइल मारते हुए उससे अपना हाथ भी छुड़ा लिया और उसके हाथ को ही पीछे की तरफ मोड़ दिया। साहिल डर से बिलबिला उठा। तभी खनक ने गुस्से में उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया और गुस्से में चिल्लाते बोली, कितने बड़े बेशरम हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक लकड़ी को परेशान करते हुए। इतना बोलकर खनक ने साहिल को छोड़ दिया। खनक की बात सुनकर साहिल अपने गाल को सहलाते हुए मुस्कुराकर बोला, जा इसे छोड़ दिया, अब इसकी जगह तू हम तीनों के साथ सो जा, सच्ची जन्नत की सैर करा देंगे। साहिल की बात सुनकर खनक हल्के से मुस्कुराई और बोली, जन्नत की बात है तो मैं तुम्हें अभी दर्शन करवा देती हूँ। सो चप्पल से तुम्हारा थोपड़े का नक्शा बिगाड़ कर, क्योंकि जो तुम सपने देख रहे हो ना उससे बाहर आ जाओगे, क्योंकि शिव जी के वक्त खनक कमज़ोर नहीं, तुम लोग की खटिया खड़ी कर सकती है। इतना बोलकर खनक ने अन्वी का हाथ पकड़ा और गुस्से में उन लोगों को घूरते हुए वहाँ से चली गई। खनक अन्वी को बाहर लेकर आई और हल्के गुस्से में उससे पूछा, तू वहाँ क्या कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं भी तेरे पीछे पीछे चली आई और मुझे तेरे बारे में पता चल गया, लेकिन मुझे एक बात बता, वो लड़का तेरे साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहा था और तू चुपचाप खड़ी थी। खनक का गुस्सा देखकर अन्वी की आंखों में आंसू निकलने लगे और वो बिना कुछ कहे अपने क्लासरूम की तरफ भागी। लेकिन अन्वी खनक अन्वी का ऐसा बिहेवियर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अन्वी जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसे वो ऐसे परेशान रहने नहीं देगी और जो बात उसे परेशान कर रही है उसका पता लगा कर रहेगी। खनक ने मन ही मन डिसाइड कर लिया और वो भी अन्वी के पीछे पीछे अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगी। वहीं समर गुस्से में क्लासरूम में रखी सारी चीज़ों को तोड़ रहा था। उसका गुस्सा बता रहा था कि वो खनक को जान से मार डालेगा, लेकिन क्या ये सब इतना आसान था। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समर इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसे किसी की बात भी समझ नहीं आ रही थी। सार्थक ने समर के कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला,
उस लड़की की तो हम ऐसी हालत करेंगे कि वो अपने सपने में अपना मुंह क्या हमारे सामने आने से भी कांपेगी। बोलते हुए सार्थक की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसकी बातें सुनकर समर और साहिल के होठों पर हैवानियत भरी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन तीनों की स्माइल देखकर ऐसा लग रहा था कि ज़रूर इन तीनों ने कुछ सोच रखा है। कुछ घंटों बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई और सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल गए, लेकिन अनवी अभी भी अपनी सीट पर बैठी हुई किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। तभी खनक उसके कंधे पर हाथ रखते बोली, तुझे अपने घर नहीं जाना, छुट्टी हो गई है। अनवी जो अपनी एक अलग ही दुनिया में खोई थी, खनक की बातें सुनकर वो हड़बड़ा गई और जल्दी से अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई। जब से अनवी उसे क्लासरूम से बाहर आई थी, तब से ही वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। खनक को समझ नहीं आ रहा था। खनक ने उसे कुछ पूछना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अनवी क्लासरूम से बाहर निकल गई थी। खनक भी जल्दी से अपना बैग पैक करके क्लासरूम से बाहर आई, लेकिन अनवी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। खनक अनवी को ढूंढते ढूंढते कॉलेज से बाहर निकल गई और इधर उधर अनवी को ढूंढने लगी, लेकिन अनवी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। कपूर विला। अनवी जल्दी से विला के अंदर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही अनवी ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी पीठ को दरवाजे से सटाकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से गिरते आंसू बता रहे थे कि वो कितने ज़्यादा दर्द में है। सार्थक उससे प्यार नहीं करता था और ये शादी अपने घर वालों को फोर्स करने पर कर रहा था, लेकिन वो उसके साथ ये सब कैसे कर सकता था। ये सब सोचते हुए अनवी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसी वक्त सार्थक की गाड़ी विला के बाहर रुकी और वह गाड़ी से उतरकर अंदर आया। उसके साथ सार्थक और साहिल भी थे। साहिल पूरे विला को देखते हुए सार्थक से बोला, तेरी मंगेतर कहाँ है, दिख नहीं रही। हंसते हुए, पहुँच तो गई ना। अनवी का जिक्र आते ही सार्थक बुरा सा मुंह बनाते बोला, पड़ी होगी यहीं कहीं। इतना बोलता सार्थक लापरवाही से सोए पर बैठ गया। समर भी उसके साथ बैठ गया, लेकिन साहिल मुंह बनाते बोला, यार तू क्या बोल रहा है, मैं तो उसी से मिलने आया था, उसके साथ मज़ा करने आया था, इसलिए तो क्लब नहीं गया ताकि तेरी मंगेतर के साथ मज़ा ले सकूं। साहिल की बात सुनकर सार्थक और समर हंसने लगे। सार्थक हंसते साहिल से बोला, जा ऊपर वाले फ्लोर पर, तीसरा कमरा उसका है, जा और जितने मज़े लेने हैं उसके लिए। कुछ सोचकर हैवानी से मुस्कुराते हुए, एक काम करते हैं, हम लोग भी चलते हैं, मंगेतर मेरी है तो उसके साथ पहले मज़े लेने का हक भी तो मेरा है, और उसके बाद हम लोग। सार्थक की बात सुनकर समर और साहिल के होठों पर भी हैवानियत भरी मुस्कुराहट आ गई। अनवी अभी भी दरवाजे से सटकर रोई जा रही थी। तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोला और एक झटके से दरवाज़ा खोला, जिससे अनवी खुद को संभाल नहीं पाई और फर्श पर गिर गई। अनवी ने दर्द भरी आंखों के सामने देखा तो वो और भी ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उसके सामने सार्थक, समर और साहिल खड़े थे, जो उसे देखते हुए हैवानी से मुस्कुरा रहे थे। समर अनवी को देखते बेशर्मी से मुस्कुराकर बोला, तुम सार्थक की मंगेतर होने के साथ साथ खनक की बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम उसे समझाओ कि वो हम सबसे माफ़ी मांगे। अनवी जल्दी से खड़ी हुई और डरते बोली, उसने कुछ गलत नहीं किया। और वो उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सार्थक गुस्से में उसके पास आया और खींचकर थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और उसके बालों को पीछे से पकड़कर अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, माफ़ी तो उसे हमसे मांगनी ही पड़ेगी, वरना तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे परिवार के साथ क्या करूँगा। इतना बोलकर सार्थक ने गुस्से में अनवी को पेड़ पर धक्का दे दिया। अनवी डरी सहमी उन तीनों को देख रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। अनवी जल्दी से बेड से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। तभी साहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे छूने की कोशिश करने लगा। अनवी को इन सब से बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी और वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। साहिल बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उसके होठों की तरफ झुक रहा था और अनवी लगातार रोई जा रही थी, लेकिन साहिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो इसे एंजॉय कर रहा था। तभी समर अनवी के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते बोला, अभी हम लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर तुमने खुद को कुछ भी कर लिया तो सोचो तुम्हारे परिवार पर क्या बीतेगी। वो जब तुम्हारी वीडियो देखेंगे तुमसे तुम। इतना बोलकर समर बेशर्मी से हंसने लगा। अनवी जल्दी से खुद को छुड़ाकर सार्थक के पैरों पर गिर गई और रोते हुए बोली, प्लीज़ सार्थक, इन सब को दूर करो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो और इन सब को भेज दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ सार्थक।
सार्थक ने बड़ी बेरहमी से अन्वी के बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, ठीक है, मैं सब कुछ रोक दूंगा, लेकिन अगर तेरी बेस्ट फ्रेंड ने हमसे माफ़ी नहीं मांगी तो जो तेरा हाल होगा और तेरी बेस्ट फ्रेंड का हाल होगा उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब तेरे ऊपर है कि तू उस लड़की से कैसे मनाएगी, और अगर उसने हम लोगों से माफ़ी नहीं मांगी तो एक सेकंड नहीं लगेगा तेरी वीडियो वायरल करने में। इतना बोलकर सार्थक ने बड़ी बेरहमी से अन्वी को फर्श पर धक्का दे दिया और तीनों कमरे से बाहर निकल गए। उन तीनों के जाने के बाद अन्वी ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। सिखावत मेंशन। खनक स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी, किताब पढ़ रही थी। उसे कॉलेज से सिखावत मेंशन छोड़कर अस्वथ वापस अपने ऑफिस चला गया था और खनक भी हल्का फुल्का खाकर चेंज करके अपनी पढ़ाई करने बैठ गई थी। लेकिन उसका मन बार बार अन्वी पर जा रहा था और उसे याद करके वो परेशान हो रही थी। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो बस इसी में उलझी हुई थी कि आखिर अन्वी को हुआ क्या है और वो कैसे भी करके ये सब जानना चाहती थी। लेकिन कैसे? अन्वी तो उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी और वो तो उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। लेकिन अन्वी जो कि उसकी फ्रेंड थी वो उसे ऐसे परेशानी में नहीं रहने देगी और कुछ ना कुछ करके इस पता ज़रूर लगाएगी। ये सोचकर खनक ने गहरी सांस ली और किताब अपने सर पर रखकर कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते कब वो सो गई उसे पता ही नहीं चला।